नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया युद्ध घोष का। कहते हैं ना कि चढ़ता है जब कभी भी धूप पर आंधियों का रंग, मौसम की हवाओं की फितरत बदल जाती है। महान कवि विजय गुंजन जी की ये लाइन आज बिल्कुल सही लग रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज युद्ध घोष की शुरुआत इस लाइन से क्यों? क्योंकि आज हालात कुछ ऐसे ही हैं और चर्चा का मुद्दा है जेनजी की ताकत, सत्ता का समर्पण। जी हां, सड़कों पर उतरा युवाओं का सैलाब, जब जंतर मंतर पर गूंजते नारे और देश भर के छात्रों का आक्रोश अब एक बहुत गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है। आखिरकार मोदी सरकार को जेनजी और कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के आगे झुकना ही पड़ा। जिस तरीके की ये बात कही जा रही है, वो लाइनें क्यों कही जा रही हैं, उसके बारे में बताते हैं। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से आज इस्तीफा दे दिया, जिसकी मांग शुरुआत से कॉकरोच जनता पार्टी कर रही थी। छात्रों के आंदोलन से ये मांग उठी थी। बार बार कहा जा रहा था कि पहली मांग यही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया जाए। इस वक्त जंतर मंतर से लेकर के देश के अलग अलग कोने तक जश्न का माहौल है। राजधानी लखनऊ में भी प्रदर्शन चल रहा था और लखनऊ में भी जब ये खबर पहुंची तो लोगों में, छात्रों में खुशी का माहौल देखने को मिला। प्रदर्शन स्थल जो था वो पूरी तरीके से बदल गया। ढोल नगाड़ों की थाप की आवाजें आने लगी, आतिशबाजी शुरू हो गई। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना इस्तीफा साझा करते हुए लिखा कि वे पिछले 4 दशकों से शिक्षा और छात्रों के लिए समर्पित रहे और देश के युवाओं की भावनाओं और न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करते हुए अपना पद छोड़ रहे हैं। और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार व्यक्त किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा पेपर लीक माफिया के इस पूरे सिंडिकेट को खत्म कर पाएगा? क्या ये युवाओं के आक्रोश की जीत है या सिर्फ एक राजनीतिक डैमेज कंट्रोल? और भी कई सवाल हैं कि क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देश की परीक्षा प्रणाली में भरोसा वापस ला पाएगा, या जब तक पूरी व्यवस्था नहीं बदलती ये लड़ाई अधूरी है। कॉकरोच जनता पार्टी और छात्र संगठनों के इस आंदोलन ने देश की राजनीति को क्या नया मोड़ दे दिया? क्या जेनजी अब नया राजनीतिक पावर सेंटर बन चुका है? जब इस्तीफा ही देना था तो छात्रों को सड़कों पर लाठियां क्यों खानी पड़ी? ये बहुत गंभीर और बहुत कड़ा सवाल है। सरकार ने पहले ही छात्रों की बात क्यों नहीं सुनी? चौथा और सबसे बड़ा सवाल, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद अब आगे का रास्ता क्या है? क्या अब संसद में एंटी पेपर लीक कानून को सर्वसम्मति से पारित कराया जाएगा? और सवाल यह है कि जिस तरीके से विपक्ष लामबंद होकर कह रहा था कि जब तक केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक सदन के पटल पर कोई चर्चा नहीं होगी, तो क्या अब शांतिपूर्ण तरीके से चर्चा होएगी सदन के पटल पर? यह भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि जिस तरीके से बार बार ये दावा किया जा रहा है कि सरकार छात्रों के आगे झुक गई है, क्या वाकई सरकार छात्रों के आगे झुक गई है या स्थितियां कुछ और ही? और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारा एक्सपर्ट पैनल जुड़ रहा है। फिलहाल हमारे साथ समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी जिला अध्यक्ष शशलेंद्र यादव जुड़ चुके हैं। पहले तो शशलेंद्र जी, इंडिया वॉच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शशलेंद्र जी, जिस तरीके से ये कड़ा फैसला देखने को मिला और जो मांगी थी आप लोगों की, कॉकरोच जनता पार्टी की, छात्रों की, कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, फिलहाल अब उनका इस्तीफा आ चुका है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पे अपना नाम भी रीनेम कर दिया है। क्या प्रतिक्रिया आपकी? क्या वाकई स्थितियां अब सामान्य हो जाएंगी? शशलेंद्र जी, शशलेंद्र जी की आवाज नहीं आ रही। शशलेंद्र जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? स्नेहा जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी स्नेहा जी, तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने आज इस्तीफा दिया है, ये सराहनीय कदम है। लेकिन पिछले एक महीने से जंतर मंतर पे इस देश का युवा छात्र, जो नीट की परीक्षाएं लीक हुई थी और जो पेपर लीक हुआ था, कई दर्जन छात्र हमारे उसमें आत्महत्या कर लिए थे। अगर ये जो आज इन्होंने इस्तीफा दिया है, क्या ये इस्तीफा इनको बहुत देर कर दिया? और अगर इस्तीफा उनको आज ही देना था तो वो 10 दिन या 4 दिन 5 दिन पहले दिया जा सकता था।
लेकिन जो इस्तीफा दिया, आप देखिए स्नेहा जी किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, जब हमारे इस देश के नौजवान और युवा वहां प्रदर्शन कर रहे थे तो उनको खालिस्तानी और पाकिस्तानी जैसे शब्दों से नवाज रहे थे, उन अधिकारियों पे कार्रवाई कब होगी? और जिन अधिकारियों ने, जो हमारी बेटियां थी, जो इस देश में बेटियों को सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है, इस तरीके से डंडों से उनके किन किन अंगों में उन डंडों को लगा रहे थे, मुझे तो बताने में शर्म आ रही स्नेहा जी। उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई कब होगी? जो अधिकारी लाठी चला रहे थे हमारे छात्रों के, जिनके सर फटे हैं, जिनके पैर टूटे हैं, जिनके हाथ टूटे हैं, उन अधिकारियों पे कार्रवाई कब होगी? और एक अधिकारी, मैं स्नेहा जी वीडियो देख रहा था, एक पुलिस का अधिकारी एक बेटी को थप्पड़ मार रहा था, शर्म नहीं आती? पुरुष होके हमको लगता है उसके कोई बहन बेटी नहीं है, उस अधिकारी पे कार्रवाई कब होगी? और इस्तीफा मांगा जा रहा था, पेपर लीक हुआ था, इस्तीफा देने में कौन बड़ी बात थी? चंद लाइनों के माध्यम से मैं अपनी बात को बताना चाहता हूं स्नेहा जी, जिंदगी में ये हुनर भी आजमाना चाहिए, और जंग जब अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। और ऐसा नहीं कि देश में इससे पहले इस्तीफा नहीं दिया, लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी इस्तीफा दिया तो है। अब इस्तीफा तो आ गया है ना, तो क्या अब आप लोग ये मानते हैं कि अब शांतिपूर्ण तरीके से सदन में चर्चा करेंगे? देखिए स्नेहा जी, विपक्ष का हमेशा ये एजेंडा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब इस देश प्रदेश में रही है, जो उनकी गलत नीतियां रही हैं, उनका हमेशा विरोध करने का काम किया है, हमेशा विपक्ष ने किया है। लेकिन जिस तरीके से पिछले एक महीने से हमारे छात्र पीड़ित हुए हैं, उन पर लाठीचार्ज हुई है, हम लोग हमेशा उसका विरोध करते रहेंगे। सदन से लेकर सड़क तक समाजवादी पार्टी हमेशा उन छात्रों के साथ खड़ी है। जी, अभी आपने कहा कि आप लोग हमेशा छात्रों के साथ खड़े हैं। जिस तरीके का फिलहाल वहां पर दृश्य देखने को मिल रहा है, लोगों में खुशी नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि विपक्ष अब क्या आगे प्रतिक्रिया देगा, विपक्ष का क्या होगा अगला कदम, क्योंकि अब तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा भी दे दिया, जो आप लोगों की मांग थी। छात्र हित या राजनीतिक श्रेय की होड़ जो थी आप लोगों की, उस पर अब सत्ता में बैठे लोग कह रहे हैं कि क्या करेंगे आप? नेहा जी, समाजवादी पार्टी कभी ऐसी राजनीति नहीं करती जिससे जनता और छात्र प्रभावित हो। जब पेपर लीक हुआ और दर्जनों नीट की परीक्षा में जब छात्रों ने आत्महत्या की, उसको विरोध के लेकर समाजवादी पार्टी लगातार प्रदर्शन करती आई है। लेकिन जो ये छात्र हमारे नौजवान साथी पिछले एक महीने से जो जंतर मंतर पे बैठे थे, वाकई जो इनका ये कार्य है वो तारीफ के काबिल है। किस तरीके से सुनियोजित तरीके से शांतिपूर्वक ये धरना दे रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने अपने गुंडे भेजकर पुलिस के भेष पे जो बर्बरता पूर्वक उन पर लाठी चलाने का काम किया है, समाजवादी पार्टी सदैव उसकी निंदा करती है और हमेशा छात्रों की लड़ाई लड़ती रहेगी। ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की और अभिजीत दीपकी के क्या कुछ बयान अभी था जो सामने आए, जरा वो प्ले किया जाए। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, पूरे देश को तहे दिल से बधाई। दो बातें हैं। पहली बात कि अब उम्मीद है कि उनकी जगह कोई बेहतर इंसान शिक्षा मंत्री बनेगा। जो कॉकरोच जनता पार्टी ने एक डिमांड्स का चार्टर दिया था उसको देखा जाएगा, एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन होगी, अलग अलग स्टेक होल्डर से बातचीत होगी और सिस्टमिक रिफॉर्म्स लाई जाएंगी। तो अब वो सिस्टमिक रिफॉर्म्स का दरवाजा खुल गया है और जो हमारा अल्टीमेट मिशन है जीरो पेपर लीक्स, ये उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। दूसरी बात, लोग बार बार कह रहे थे अरे विजेता तुम्हें पता नहीं है बीजेपी है, यहाँ पे इस्तीफे नहीं होते। और मैंने क्या कहा कि कोई सेंस बनी क्या? ये लोकतंत्र है, लोगों का तंत्र है, और अगर जनता बोलेगी तो उनकी बात क्यों नहीं सुनी जाएगी? बिल्कुल सुनी जाएगी। और देखिए वो हो भी गया। तो इनकलाब जिंदाबाद। और हमने जिस तरीके से हमारी डेमोक्रेसी को रिक्लेम किया है, ये जज्बा हमारा बना रहेगा और हम देश को स्वर्ग बनाएंगे, देश को बेहतर बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है।
सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अब जिस तरीके से सीजेपी जिसने इस प्रोटेस्ट को शुरू किया था और पूरी तरीके से अपने मुद्दों पर अड़ी रही, अपनी मांगों पर उड़ी रही, हालांकि आज वो जश्न मना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र जिंदा है। तो सीधी बात है, स्थितियां गंभीर हैं। जिस तरीके से विपक्ष कहता है कि भारत में लोकतंत्र मर चुका है, भाजपा सरकार में लोकतंत्र नहीं बचा है, तो अब जवाब तो मिल गया है। फिलहाल चर्चा को शुरू करते हैं और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारा एक्सपर्ट पैनल जुड़ चुका है। आपको मिलाते हैं हमारे सभी एक्सपर्ट पैनलिस्ट। हमारे साथ बीजेपी नेता विवेक श्रीवास्तव मौजूद है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी मौजूद है और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अंशुमान दुबे मौजूद है। पहले तो आप सभी का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। विवेक जी, क्या हुआ? कल तक आपकी सरकार और आपकी पार्टी के नेता जिस मंत्री का पुरजोर बचाव कर रहे थे, आज अचानक उनका इस्तीफा आ गया। क्या ये इस बात का सीधा सीधा मान लिया जाए कि आपकी परीक्षा प्रणाली और एनटीए पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है, या फिर ये कहा जाए कि प्रेशर में इस्तीफा दे दिया? आप तो कल ही कह रहे थे ना कि अगर नैतिकता के आधार पर भारत में इस्तीफे होने लगे तब तो बहुत सारे इस्तीफे आ जाएंगे, तो ये इस्तीफा किस आधार पर आया? पहले तो इस्तीफा दुखद है जी, और बहुत पुरानी कहावत है कि लोग दुनिया से तो जीत सकते हैं, अपने बच्चों से हार जाते हैं। जी, विपक्ष ने बच्चों को आगे करके जो एक चक्रव्यूह रचा, उस चक्रव्यूह को हम भेद नहीं सके। और बच्चों की बात रह जाए, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया, जी, विषय समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन ये बात 20-25 दिन बाद बच्चों पे लाठीचार्ज और उसके बाद नहीं, देखिए, लाठी चार्ज तो कोई ऐसा विषय नहीं रहा। जब आप जिस तरह की स्थितियां वहाँ उत्पन्न की गई पुलिस बलों के सामने, जी, उसके कारण ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई। आप देख लीजिए किस तरह से उनको परेशान किया जा रहा है, छेड़ा जा रहा है, आरएएफ के जवानों को दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है। ऐसी स्थितियों में पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, जी, लेकिन ये स्थिति कह लीजिए कि जिस तरीके से लोकतंत्र को दबाव में लेने की कोशिश भीड़तंत्र ने की है, जी। ये लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं। ठीक है, अच्छा, बच्चे, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है तो इस्तीफा क्यों दे दिया? मतलब दबाव में आ क्यों गए आप लोग? क्योंकि बच्चे हैं हमारे सामने। जी, बहुत इस देश की बहुत पुराने इतिहास की बातें हैं कि हमेशा जब लोग जीत नहीं पाए तो कभी गायों को आगे किया, कभी महिलाओं को आगे किया, कभी बच्चों को आगे करके जीतने की कोशिश की गई। बच्चे हैं, बच्चे हमारे आपके सबके हैं। हम बच्चों को समझा नहीं पाए समय रहते, जी, और बच्चों को आगे करके विपक्ष ने खेल खेला है। इसमें और भी लोग शामिल हैं, उसकी तमाम चीज़ें जब जांच होगी तो परत दर परत निकल के आएंगी। फिलहाल बच्चों के जिद के आगे धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया, विषय तो बात होना चाहिए। ठीक है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि आप लोग अपनी गलती मान चुके हैं, अब आपको एहसास हो चुका है कि हाँ खामियां थी आपके अंदर। देखिए, जब विपक्ष से बातें कहता है तो उस बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता। ये वही विपक्ष है जो अपने शासन तंत्र में परीक्षा तंत्रों की ऐसी तैसी करने के लिए जाना जाता है। अभी पंजाब में पेपर लीक हुआ, राजस्थान में पेपर लीक, प्रियंका गांधी का बयान मैंने कल आपको सुनाया। कुछ दिन पहले हिमाचल पेपर लीक हुआ। उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश जी की सरकार थी तो क्या दशा थी, कोई जानने पूछने वाली बात है क्या? और ये जो रैकेट पनपे हैं, कोई 2-4-10 साल के पनपे हुए रैकेट है क्या? सीके जाफर शरीफ जब रेलवे भर्ती घोटाले, उसके पहले से ही सब भर्ती घोटाले होते चले आ रहे हैं। पीएमटी की परीक्षाएं कब शुचिता के साथ हुई प्रदेश स्तर पे? कौन सी नई बात बता रहे हैं? आज अगर एनटीए उन परीक्षाओं को नियंत्रित कर रहा है, डोनेशन बंद हुए, आज सारे विद्यालय एनटीए के तहत आए, लोग मनमानी फीस नहीं वसूल पर कर पा रहे मेडिकल कॉलेज वाले जी। ये सारी चीज़ें बहुत से लोगों को पेटों में दर्द देती है। बच्चे हमारे समझ नहीं सके, बच्चों को आगे करके लोगों ने एक खेल किया है, जी, ये ठीक नहीं है। ठीक है।
सुनील जी, बतौर एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? क्या भारत के संसदीय इतिहास में किसी केंद्र मंत्री का इस तरह छात्रों के आंदोलन के आगे इस्तीफा देना युवा शक्ति के एक नए युग की शुरुआत है? स्नेहा जी, मैं नए युग की शुरुआत तो नहीं मानूंगा जी, लेकिन ये मैं जरूर मानता हूं कि जिस देश का युवा जागता है, घर से निकल के अगर चौराहे पे आता है, तो सरकारें कहीं न कहीं संवेदनशील होती हैं और हिल भी जाती हैं। तमाम आंदोलन मैंने अपने छात्र जीवन में भी देखे, चाहे मंडल का मंडल रहा हो या अभी अन्ना हजारे जी का आंदोलन चला दिल्ली में। जी, सरकार को कहीं न कहीं समझौता करना पड़ा और झुकना पड़ा। झुकना चाहिए भी, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने के लिए सरकार ऐसे कदम उठाती है तो मैं उसको व्यक्तिगत धन्यवाद देता हूं। लेकिन आपके चैनल समेत मैंने विभिन्न चैनलों पर बात रखी थी जी, कि धर्मेंद्र प्रधान जी पहले ही इस्तीफा दे देते तो शायद आज हमारे छात्र चोटिल नहीं होते, हमारे पुलिसकर्मी चोटिल नहीं होते, और जो इस तरह के असामयिक तत्व आ करके उस आंदोलन में नरेंद्र मोदी जी को माँ गाली बकना, राष्ट्र विरोधी नारे लगाना, उनको भी अवसर नहीं मिलता। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, और अब विपक्ष का भी एक आरोप धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया। अब क्या चाहिए आपको? दो मांगे मेरे संज्ञान में भी और हैं। जो बच्चे हमारे खत्म हुए हैं उनको 1 करोड़ रुपया दिया जाए, और एक मांग शायद इनकी कोई और भी है। दो मांगे, हाँ, जो चोटिल हुए हैं उनकी जांच हो, या ऐसे एक मांग, 2 मांगे बची हैं। जिन बच्चों पे हमला हुआ है उसमें जांच करा के कार्रवाई की जाए आरोपियों तो पर। जब सरकार इतना बड़ा कदम उठा सकती है, अपने मंत्री को पद से हटा करके दूसरे पद पर रखेंगे, ऐसा नहीं कि इस्तीफा हो गया तो उनको मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया जाएगा। जी, अब ऐसी परिस्थितियों में सरकार कहीं न कहीं मंत्री के सम्मान में कहीं पद दे देगी, और बच्चों के सम्मान में मंत्री के पद से पदच्युत कर दिया गया, या उन्होंने स्वैच्छिक इस्तीफा दे दिया। स्नेहा जी, सवाल ये उठता है जी, कि अब विपक्ष इस बात पे संतुष्ट होता है कि नहीं होता है, या अभी सदन में इस पे चर्चा होती कि नहीं होती है। लेकिन विपक्ष की एकजुटता भी कहीं न कहीं सरकार को भी लगा कि जिस तरह से विपक्ष एकत्रित हो रहा है, और ये आंदोलन भारत के कोने कोने तक फैल रहा था जी, इसलिए विवेक जी भले इससे आहत हो, मैं इस बात संतुष्ट हूँ कि जो चिंगारी घर से लेकर महल तक जलाने में लग गई हो उसको वहीं बुझा देना ज़्यादा उचित होगा। शायद यही नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिया। दूसरी बात स्नेहा जी, आप गौर कीजिए कि आज तक मुरली मनोहर जोशी जी का मैंने बयान कभी सुना नहीं। सरकार आज 8-9 साल चलाते जाते हो गया नरेंद्र मोदी को, लेकिन इस घटना के बाद से जोशी जी ने भी जो टिप्पणी की उसको भी सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है। बिल्कुल, और वो मेरी समझ से उस टिप्पणी के माध्यम से इन छात्रों के साथ खड़े दिखाई पड़े थे। इस उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र में अगर लाने वाले सरकार को हैं तो उनमें से मुरली मनोहर जोशी जी भी हैं, उनकी भी अहम भूमिका रही है। बिल्कुल जी, ठीक है अंशुमान जी, इस पूरे आंदोलन ने यह साबित कर दिया कि आज का जेनजी और युवा वोटर किसी भी राजनीतिक दल के समीकरण को हिलाने का पूरी तरीके से ताकत रखता है और मत भी रखता है। सरकार का ये डिफेंसिव कदम और इस्तीफा आने वाले समय में देश की राजनीतिक माहौल पर क्या असर डालेगा? क्या कह रहा है आपका विश्लेषण? क्या वाकई ये इस्तीफा इतना सीधा है? देखिए स्नेहा जी, जी, अंत भला तो सब भला, लेकिन अभी अंत हुआ नहीं है। अभी ये शुरुआत है, और शुरुआती रुझान में जो चीज़ें सामने आई हैं उससे लगता है कि जो छात्राओं का वास्तविक छात्राओं का आंदोलन था, और जो वास्तविक चिंताओं से युवा आगे आया, सामने आया, प्रोटेस्ट में आया, उनकी चिंताओं को सरकार ने महसूस किया, उनकी तपिश को उन्होंने महसूस किया। नतीजा ये हुआ कि पहले एनडीए के तमाम कर्मचारी बर्खास्त किए गए, 47 के लगभग, और आज उससे शिक्षा सचिव को भी बदला गया। उसके बाद आज जिस प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा आया है, हालांकि मुझे थोड़ी हैरानी हुई है कि इस्तीफ़ा कैसे उनका आ गया। यही इस्तीफ़ा अगर कुछ समय पहले आता तो शायद बहुत बड़े अराजकता से बचा जा सकता था, जो हम देख रहे थे और देख पा रहे थे बार बार किस प्रकार से एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। सरकार ने इसको देर से समझा, हम पहले से समझदारी से बताते रहे हैं, लेकिन सरकार ने उसको नहीं माना। अब उन्होंने माना कि हम देश विरोधी शक्तियों को कोई मंच ना दें। छात्रों का ये जो मंच था
उनकी जो चिंताएं थी उस मंच का उपयोग एंटी एलिमेंट्स कर रहे थे, ऐसे तत्व कर रहे थे वहाँ पे जो भारत के विरोध में खड़े हुए थे, जो जातिगत टिप्पणियाँ कर रहे थे, वहाँ पे मनुवाद ब्राह्मणों को गालियाँ दे रहे थे, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे उनका नारा लगा रहे थे, जो जय भीम जय मीम के नारे लगा रहे थे। और उनका मकसद यही था कि उनका मकसद ये नहीं है कि जो वास्तविक चिंताएं उस पर लड़ा जाए, वो अपने अपने फंडे लेके चले आए, अपने अपने एजेंट बन करके अपने अपने संगठनों के चले आए। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ सरकार ने 2 दिन प्रधानमंत्री का इंस्टाग्राम में लगातार हमने देखा कि किस प्रकार से उन्होंने संवाद स्थापित किया, करने की कोशिश करी। उसके बाद आज तीसरे दिन धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा आ गया। तो कुल मिला के ये राहत देने वाली बात है। अब जिद बच्चे भी ना करें जी। बड़े अगर झुके हैं तो जिद बच्चों को भी नहीं करनी चाहिए। और विपक्ष की जो राजनीति है, जिस प्रकार से विपक्ष का रोल रहा है, इसमें मैं थोड़ा सा गैर जिम्मेदार मानता हूँ उसमें कि कई बार अतिरेक में बह जाते हैं। अब संसद में सहयोग करें, संसद में बहस करें, आ करके सही मुद्दों पे जो वास्तविक चीज़ें हैं उन पे लड़ाई लड़ें। अभी भी सरकार ने जो कहा है कि 10 करोड़ का मुआवजा और 10 साल की सज़ा, जबकि हम लगातार मांग कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। 10 करोड़ की रकम देना इन भ्रष्टाचारियों के लिए बहुत मामूली बात है। छोटी मोटी सज़ा होती है तो उसमें क्या करते हैं, ये जैसे आमतौर पे होता था, कोई बड़ा आदमी मर्डर करा देता था और छोटे एक प्यादे को भेज देता था, तू तेरा खर्चा वर्चा हम उठा लेंगे, तू जाके कह दे कि मैंने मारा है। वही काम ये लोग भी करते हैं कि जो बड़े भ्रष्टाचारी हैं उनको बचा लिया जाता है, छोटे भ्रष्टाचारियों को आगे करके कि हम देख लेंगे, संभाल लेंगे। और अंत में होगा भी, देखिएगा कितने लोग पकड़े जाते हैं वो कहीं ना कहीं क्लीन चिट पाते चले जा रहे हैं। यही हम देखते आ रहे हैं, बड़े बड़े लोगों का भ्रष्टाचार पवित्र हो जा रहा है और छोटे छोटे प्यादों को आगे करके उनको सजा या बाद में जमानत भी मिल जाती है। लेकिन यहाँ तो जो चाह रहे थे आप लोग, अभी आप ही बार बार कह रहे थे कि कुछ और नहीं, सबसे पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए, तो अब तो इस्तीफा शिक्षा मंत्री का आ गया ना, तो कैसे ये आप लोग दावा करें कि सिर्फ छोटे प्यादों पे कार्रवाई हुई? ये तो अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई है। ये बड़ी घटना घटी है, छोटी घटना मैं नहीं मान रहा। लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा कि क्या कहते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें। मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि आपकी जो व्यवस्थाएं बनी हैं उस व्यवस्थाओं में वर्तमान में कोई भी आएगा वही भ्रष्टाचार में घिर के बाहर निकलेगा। आपको ऐसी व्यवस्थाओं को बनाना पड़ेगा, निर्मित करना पड़ेगा जहां पे शिक्षा व्यवस्था में चूक ना हो पाए। फुल प्रूफ तरीके से, पारदर्शी तरीके से वो व्यवस्थाएं काम करेंगी तो जो भी उसमें समावेशी होगा वो अपने आप सही काम करेगा। ठीक है, ऐसा माहौल बनाने की बात करता रहा हूं मैं हमेशा। जी विवेक जी, यहाँ एक सवाल उठ रहा है, सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अभी देखिए आज राहुल गांधी कह रहे थे और पूरा विपक्ष कह रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दिला के मंत्रिमंडल में कोई और कुर्सी दे दी जाए, कोई और जिम्मेदारी दे दी जाए, पूरे मंत्रिमंडल से हटा देना चाहिए ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को। ये बड़ा गंभीर स्टेटमेंट विपक्ष का रहा है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस पर? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी को भ्रष्टाचारी कहने से पहले लोग अपने गिरेबान में झांक लें। जी, पूरी सरकार पे भ्रष्टाचार का इतना सा भी आरोप नहीं है। जिन लोगों ने पेपर लीक किया और सीबीआई जांच पे उनकी धरपकड़ हुई, लोग गिरफ्तार हुए। मैं इसको आप समय देंगे तो मैं बहुत विस्तार से समझा सकता हूँ। जी, एनटीए के रोजमर्रा के कार्यों में शिक्षा मंत्री का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। बिल्कुल। इसको आपको समझना हो तो आप उत्तर प्रदेश से समझ सकती हैं। यहाँ एक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है, पूर्व डीजीपी प्रभात कुमार जी उसके अध्यक्ष हैं जी। उसका बेस ऑफिस इलाहाबाद में, प्रयागराज में वर्तमान में। मुख्यमंत्री के नोटिफिकेशन से उनका अपॉइंटमेंट हुआ है। वो संस्था आती है माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन, कायदे से उसकी मंत्री माननीय गुलाब देवी जी है जी। लेकिन गुलाब देवी जी क्या उनकी दैनिक बैठकों में कहीं उनका हस्तक्षेप होता है? बिल्कुल। आती जाती हैं। अब वो उच्च माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड किससे पर्चा बनवाएगा, कौन एजेंसी कॉपी जांचेगी, कौन ओएमआर सीट जांचेगी, कि उसके अपने चयन हैं। बिल्कुल सही बात। इसमें शिक्षा मंत्री का कोई हस्तक्षेप होता नहीं है। चूंकि इन लोगों ने बच्चों को समझा दिया, बच्चों ने जिद पकड़ ली, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। और सरकार ने बच्चों से उलझने से बेहतर समझा कि चूंकि बच्चे अपने हैं, इनका किसी कारण से उत्पीड़न हो जाए अच्छी बात नहीं है, तो सरकार ने बच्चों के आगे ये विषय समझाने में जब असफल रही तो स्वयं शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है। और इस्तीफा मंत्रिमंडल से होता है।
अगर विभाग बदलना होता तो एक नोटिफिकेशन जारी करके प्रधानमंत्री जी उनका विभाग कब का बदल देते हैं। उसके लिए इस्तीफे की औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती है। यह राहुल गांधी की बाल बुद्धि में इतनी बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है। और अभी मैं कुछ कह दूंगा तो ज़्यादा तीखी बातें हो जाएंगी। आखिर पर्चा आउट कौन कराता है? माँ बाप बिल्कुल वही प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला मुकदमा तो सोनिया गांधी के ऊपर होना चाहिए। एक मंदबुद्धि कुछ इतनी बार प्रयास कर रही देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए, जो नहीं पास हो पा रहा जनता की परीक्षाओं में। ये भी तो माँ बाप हैं। मुद्दे पे आते हैं शशिलेन जी। बीते दिनों आप लोग कहते थे कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। आप लोग कहते थे भारत में लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन अब जिनके साथ आप प्रोटेस्ट में खड़े थे, सीजेपी, वो कह रही है कि भारत में लोकतंत्र मजबूत है और उसी के तहत इस्तीफा मिल गया। आप लोगों पे एक और आरोप है कि सपा युवाओं के दर्द को समझने के बजाय केवल अपनी राजनीतिक नंबर बढ़ाने और श्रेय लेने की होड़ में लगी है। क्या अब आपकी पार्टी संसद के भीतर एंटी पेपर लीक कानून में मजबूती से पास कराने में सहयोग करेगी, या फिर जो ये सारे गंभीर आरोप हैं इसका कैसे जवाब देंगे आप? देखिए स्नेहा जी, मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव जी को सुन रहा था जी। ये क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में है तो इनको झूठ तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर सत्य बोलेंगे तो इनको तुरंत भारतीय जनता पार्टी से हटा दिया जाएगा। अभी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों की कोई जगह नहीं है। देखिए मैंने हर डिबेट में स्नेहा जी कहा कि जब ये भ्रष्टाचारियों की बात करते हैं तो मुझे बहुत हंसी आती है। अच्छा ये बताइए शुभेंदु अधिकारी कौन है? जब तक वो टीएमसी पे रहे तब ये लोग भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी चिल्लाते थे। शारदा चीट फंड घोटाले का 7,000 करोड़ का घोटाले का आरोप था उनके ऊपर, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, लेकिन वैसे ही जैसे ही वॉशिंग मशीन में धुले स्वच्छ और साफ हो गए। हेमंत विश्व शर्मा कौन थे? उनके ऊपर कितना बड़ा घोटाला था। तो ये तो बात ये न करें कि भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों की पर्याय है और झूठों का पर्याय है। मैंने कल भी कहा था कि हमेशा ये लोग झूठ बोलते हैं, तो इनकी कथनी और करनी चाल चेहरा एकदम ऐसा ही है, जैसे वैसा ही है जैसे कहा गया है ना, झूठों ने झूठों से कहा सत्य बोलो। सरकारी कार्यालय में ऐलान हुआ सत्य बोलो, घर में एक झूठों की मंडी थी और दरवाजे पे लिखा था सच बोलो। वो भारतीय जनता पार्टी है। और अभी ये पेपर लीक की बात कर रहे थे जी। भाई, कौन सी एक भर्ती आप बता दीजिए जिस पिछले सरकारों में, भाजपा की सरकार में स्वच्छ और साफ हुई हो? 69,000 भर्ती घोटाला आपको याद है ना? शिक्षकों की भर्ती थी। आज भी इको गार्डन में आरक्षण की अनियमितता के कारण जो दलित और पिछड़े समाज के बच्चों का आरक्षण मारा गया, थोड़ा सा रोकूंगी यहाँ शशिलेन जी। शशिलेन जी, 69,000 शिक्षक भर्ती मामला अपने आप में बहुत गंभीर मामला है, उस पे अगर चर्चा करेंगे तो मुद्दा डिरेल हो जाएगा। वापस मुद्दे पे आते, आपके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। भले इस्तीफा आ गया है लेकिन आपके ऊपर आरोप बहुत गंभीर हैं कि आप लोग बेवजह बरगलाने की कोशिश कर रहे थे युवाओं को, छात्रों को। ये अपने आप में एक बहुत गंभीर आरोप है, समझिए जरा इसकी गंभीरता को और इस पे टिप्पणी कीजिए। स्नेहा जी, जो पिछले 1 महीने से जंतर मंतर पे नौजवानों का, छात्रों का जो धरना चल रहा था, वो बच्चे थे, एक्चुअल बच्चे थे। राजनीतिक दलों का उनके साथ खड़े होना कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो भी हमारे पत्रकार साथी बता रहे थे, श्रीवास्तव जी बता रहे थे, जो एंटी नेशनल नारे लगे, वो एंटी नेशनल नारे लगाने वाले कौन लोग थे? वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के गुंडे थे। वो लोगों ने भेज के इनका जो क्या बात करते हैं आप शशिलेन जी, चल सके इसको एंटी नेशनल बना के अपनी भीड़ में रिनाउंड फेस है जो टिप्पणियां कर रहे हैं एंटी नेशनल। एक तक पत्थर कैसे पहुंच गए? श्रीवास्तव जी, मैं बीच में नहीं बोला, बोलिए नहीं। आप आरएसएस को क्यों खींच रहे हैं? नहीं, आरएसएस को भाजपा गुंडे की बात कर रहे हैं। आरएसएस के बारे में मालूम है? जरा सा रुकिए, अभी जवाब लेते हैं। सपा की गुंडों की बात कर रहे हैं, समझ में आता है इनको आरएसएस से क्या वास्ता? आरएसएस की शाखा में कभी गए हैं क्या? इनको आरएसएस के बारे में मालूम है? नहीं, आरएसएस का क्या राजनीति से मतलब है? क्यों आरएसएस का नाम ले रहे हैं भाई आप?
वहाँ रिनाउंड लोग नाम आकर के गाना गा रहे हैं कि नाम रहेगा अल्लाह का। वो आरएसएस की महिला, गुंडे थे आपके द्वारा अच्छा भेजे एक गए मिनट थे। रुकिए, कुणाल कामरा आरएसएस के एक मिनट हैं, रुकिए। प्रकाश राज आरएसएस के हैं। शशलेन जी, जब आपको पता है कि वो लोग भाजपा के हैं और वो लोग आरएसएस के हैं, तो आप उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं, एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करा दी आपने? उनके खिलाफ रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराई? कार्रवाई सरकार इनकी है, विपक्ष के पास न कानून है न पुलिस है। कौन कौन कार्रवाई करेगा? ये लोग कार्रवाई करेंगे। मतलब अगर आप हमारी एफआईआर application लिखवाने थानों में चाहते सुनेंगे तो नहीं। आपकी एफआईआर नहीं दर्ज होती। आप अगर कार्रवाई की मांग करते तो कार्रवाई नहीं होती। अरे अब तो मत कहिए, अब तो इस्तीफा दे दिया उनके मंत्री ने। इसने यहाँ जी तमाम मुद्दों पे हम लोगों ने प्रार्थना पत्र इनको दिया, लेकिन लोगों ने कभी सुनवाई नहीं की। जितने भी प्रदर्शन आज तक हुए हैं, आप देखिए, जो किसानों का आंदोलन था, 3 काले कानून ये लोग लाए थे, 800 से ज्यादा किसान हमारे शहादत हो गए थे। उन काले कानून को उनको वापस लेना पड़ा था। अगर वो काले कानून ठीक थे तो आप लाए क्यों, और अगर ठीक नहीं थे तो आपने वापस क्यों किया? ये तो इनका तो चेहरा है। ये जानते हैं कि अगर आज धर्मेंद्र प्रधान मतलब को इनकी इस्तीफा आदत देना हो पड़ेगा, गई है। अगर इनका इस्तीफा नहीं लिया तो कल मोदी जी को इस्तीफा देना पड़ता। ठीक इस है। वजह से धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया है। ठीक है सुनील जी, ये देखिए ना, 3 काले कानून वाली बात उठा के ये कहा जा रहा है कि आदत हो गई है भाजपा की। ऐसे ही कभी किसानों पे, कभी युवाओं पे लाठीचार्ज कराते हो, उसके बाद जब डर जाती है तो फिर कार्रवाई कर देती है, कभी कानून को वापस ले लेती है। अब इस बार इस्तीफा दे दिया और मांगों को मान लिया। लेकिन क्या लगा है, क्या मंत्री के जाने मात्र से हमारी परीक्षा एजेंसियां और ये जो छात्र अपने भविष्य की लड़ाई लड़ने उतरे थे, उनका भविष्य सुरक्षित हो गया? देखिए, इसने आज सवाल बहुत अच्छा किया है आपने जी। काकरोच पार्टी को खुश करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए मंत्री का इस्तीफा हो गया। जी। लेकिन जो भ्रष्टाचारी बैठे हैं या शिक्षा माफिया बैठे हैं, उन पर कैसे नियंत्रण किया जाएगा, ये सरकार के लिए आज एक चुनौती भरा सवाल बन गया है। जी बिल्कुल। चूंकि शशलेन जी कह रहे थे भ्रष्टाचार, मैं बड़ा निवेदन साथ करना चाह रहा हूँ मेरे भाई, एक पार्टी बता दिए जिसमें भ्रष्टाचारी ना हो, अपराधी ना हो, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त एक पार्टी उत्तर प्रदेश बता दीजिए हमको। आप सब में है, चूंकि उनके पास धनबल भी होता है, जनबल भी होता है स्नेहा जी, इसलिए सरकार उनको धनबल और जनबल के कारण अपने में ले लेती है। आप भी पार्टी में आएंगे लोग, अभी सरकार में आप आ जाए, देखिए आप साथ भी तो आते हैं। ऐसे लोग अवसरवादी होते हैं, भ्रष्टाचारी अपने भ्रष्टाचार छिपाने के लिए हर पार्टियों में सहारा ले लेते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, उत्तर प्रदेश कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनकी संपत्तियों जांच करा के देख लीजिए, कौन उनके पास इंडस्ट्री लगी थी, अरबपति करोड़पति हैं, योगी आदित्यनाथ को छोड़ करके। अगर योगी आदित्यनाथ के ऊपर कोई ऐसा स्नेहा जी आरोप हो या उनके ऊपर बहुत संपत्ति का मामला हो तो मेरे संज्ञान नहीं, अगर हो तो मुझे बता दीजिए। जितने मुख्यमंत्री आए हैं योगी आदित्यनाथ छोड़ करके खाली संपत्तियों जांच करा देख लीजिए। तो ये मत कहिए, भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन चुका है और सब में रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि किसी सरकार में कम, किसी सरकार में ज्यादा। स्नेहा जी, शिक्षा माफिया और पेपर लीक ये हमेशा हर सरकार में हावी रहे हैं। अभी अगर आप भी सरकार आ जाए बाई चांस शशलेन जी, आप इनकी जड़ें नहीं खत्म कर पाएंगे, क्योंकि इनके जड़ें जो होती हैं वो जमीन से लेके आसमान तक होती है। जो भ्रष्टाचार का महानायक होता है वो सबसे टॉप पे बैठता है स्नेहा जी, और जब टॉप पे बैठा हुआ संरक्षण दे रहा है वही मुलजिम वही जज, तो कैसे खत्म होगा? हाँ, ये जरूर है जिस तरह से सरकार ने शक्ति दिखाई है, ऐसे उम्मीद हमको भी लगी है कि अब नेक्स्ट परीक्षा में ऐसी घटनाएं घटित नहीं होंगी, क्योंकि अगर कानून स्नेहा जी न होता तो हमारी बहन बेटियां, हम लोग घर में चैन सो नहीं पाते। भले ही उसका पालन कराने वाले लोग कहीं कोताही बरते हों, लेकिन भय जरूर होता है कि अगर हम ऐसी घटना घटित कार्य करेंगे तो ऐसा दंड हमको मिलेगा। इसमें भी कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सख्त से सख्त कानून होना चाहिए, कि जिस कानून के तहत अगर 1-2 लोगों को जेल जाना पड़े तो उनको लगे कि हम जेल आए हैं, ससुराल नहीं आए हैं। अच्छा सुनील जी, अभी कानून की बात हो रही है, तो अभी तक तो विपक्ष कह रहा था कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा सदन के पटल पे कोई भी चर्चा नहीं होगी। अब तो इस्तीफा आ गया है, क्या लग रहा है अब सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण तरीके से चल पाएगी? इसलिए चर्चा कब हुई है आप बता दीजिए। कभी कहेंगे नरेंद्र मोदी जी आ ही नहीं रहे हैं, भाग रहे हैं मैदान छोड़ करके। जी। न सत्ता पक्ष जनता के हितों की चर्चा करना चाह रहा है, न विपक्ष चाह रहा है।
आज समाज में कितनी फिर ये कानून कैसे सर्वसम्मति से पास होगा? जो ये नया कानून लाया जा रहा है नकल माफियाओं के लिए, नकल को रोकने के लिए, वो कानून कैसे सर्वसम्मति से देखिए, पास? नकल अध्यादेश उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह जी लेके आए थे, जहां तक मुझे जानकारी, क्यों भी हुई थी। जी जी। जी इससे पहले स्वकेंद्र प्रणाली लागू थी, सपुस्तकीय तक सब थी। कुछ थी। तो उस परीक्षा से मतलब क्या है? हमारे कॉपी किताबें हमारे सामने रखी हैं और अपने घर में बैठे परीक्षा दे रहे हैं, तो शिक्षा का स्तर कितना गिर जाएगा। उसी बात भारतीय जनता पार्टी सरकार उत्तर प्रदेश में आती है, माननीय राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री बनते हैं, उन्होंने शिक्षा मंत्री थे। शिक्षा मंत्री बनते माध्यमिक हैं। शिक्षा मंत्री थे, नकल अध्यादेश लाए थे, इतना कड़ा अध्यादेश लाए थे कि पूरी एक झटके में पूरे प्रदेश में नकल रुक गई थी। जी। हाई स्कूल इंटर का रिजल्ट और 12% फेलियर का बहुत लेकिन- अच्छा खासा वो हुआ था। लेकिन ठीक है, स्नेहा जी देखिए, यहाँ भी नुकसान हुआ कि जो बच्चे स्वकेंद्र प्रणाली से पास होकर के 90% नंबर लाए, वो नौकरियों में जाएंगे, या जिनके ऊपर आपने कानून थोप दिया 40% 20% लाए, उनसे ज्यादा ये योग्य हैं। लेकिन जब मेरिट बनेगी स्नेहा जी, तो ये नीचे बैठा दी जाए, वो ऊपर बैठा दी जाएंगे। बिल्कुल। इसलिए ऐसा कानून होना चाहिए कि जिसको सरकार कोई बदल ना सके। अभी आप सख्ती से ले रहे, दूसरी सरकार आती है, ढिलाई कर देती है उसमें। तो कानून वो होना चाहिए जो कोई बदल ना सके, और हमेशा उसका पालन। ऐसे मामले जनहित के मामले हैं, बच्चे तैयारी करते हैं, वरना क्या बच्चों को शौक था स्नेहा जी वहाँ जंतर मंतर धरना प्रदर्शन करते, अगर वो संतुष्ट हो गए होते तो न जाते। लेकिन किसी का भविष्य बर्बाद करना, जी, ये माफियाओं की आदत बन गई है। और इसमें मैं कल भी कह रहा था आप साथ कि इसमें जिम्मेदारी जितनी उन माफियाओं की, उतनी जिम्मेदारी गार्जियन की भी है। हम क्यों पैसा देकर अपने बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं? अगर उन पर कार्रवाई हो, तो जो ऐसे व्यक्ति पैसा दे करके उन शिक्षा माफियाओं से अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बना रहे जी। हैं, उनके ऊपर भी वही कानून लागू होना चाहिए। जिस दिन ये व्यवस्था लागू हो जाएगी स्नेहा जी, उस समय प्रतिभावान व्यक्ति ही उस चौखट पर जाएगा। ऐसे लोग नहीं है पेट में कैंची रह गई, तौलिया रह गया, रुमाल रह गया है। जिस देश में योग्यता का हनन होता है, उस देश का पतन होता है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए। जी अंशुमान जी, क्या आपको लग रहा है कि सरकार ने इस्तीफा देकर के पूरी तरीके से जो स्थिति थी उसको कंट्रोल कर लिया है? विपक्ष इस मुद्दे को लंबे समय तक भुनाने में कामयाब नहीं रह पाया? देखिए स्नेहा जी, जो सरकार है ना, जी, इसकी वास्तव में एक आदत पड़ गई है। इनके खुफिया एजेंसी, इनके सुरक्षा बल पता नहीं क्या करते हैं, किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं, इनके बड़े उच्च जो अधिकारी हैं, मेरी समझ से परे है। हर बार जब सदन शुरू होने वाला होता है, कोई ना कोई आंदोलन हमेशा ही होता चला आ रहा है। उस वक्त कुछ ना कुछ हमेशा बना रहा है। लेकिन अच्छा, एक चीज और अंशुमान जी, इन आंदोलन में ना देश विरोधी नारे लग जाते हैं। बिल्कुल। और सत्ता कहता है कि विपक्ष के लोग नारे लगा रहे हैं, तो क्या मतलब विपक्ष देश के विरोध में खड़ा है? विपक्ष कहता है कि सत्ता में बैठे लोग, मतलब ये क्या हो रहा है? जरा इसका विश्लेषण दीजिए। स्नेहा जी, दिल्ली जो ऐसी जगह है जहाँ पे देश भर का व्यक्ति वहाँ पहुँचा हुआ है, और हर जगह की, हर प्रदेश की अपनी अपनी कोई समस्याएं हैं। तो जब उनका बच्चा वहाँ पढ़ने आता है, या वहाँ पे किसी नौकरी में आता है, कुछ भी किसी भी विषय में वहाँ रहने दिल्ली आता है, तो जब भी उसको कोई मौका मिलता है तो जेएनयू संस्कृति से वो ज़्यादा प्रभावित होता है। वो जब भी मौका मिलता है तो किसी न किसी मंच पे आकर के अपने ही अपने मुद्दों को वहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश करता है। कुछ तो अच्छे मुद्दे लेके आते हैं जो राष्ट्रहित के लिए भी हैं, जागरूकता फैलाने वाले भी हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि हर बार हम आज़ादी चाहिए, जो आज़ादी गैंग आता है वो कहाँ से आता है? पाकिस्तान समर्थक होता है, हमेशा उसके साथ खड़ा हुआ है। कुछ ऐसे लोग एलिमेंट आ जाते हैं जो कहते हैं खालिस्तान समर्थक आ जाते हैं, जी, उनका भी वही हाल है। सब कुछ मालूम है कि ये फंडिंग कहाँ से हो रही है। अभी अमेरिका भी लगातार भारत के विरोध में काम कर रहा है, चीन भी कर रहा है, पाकिस्तान भी कर रहा है, ये अरब जो है वो भी कर रहा है हमारे खिलाफ कार्रवाई, और कुछ तुर्की भी हमारे पीछे लगा हुआ है। तो जब इतनी शत्रुता हमारी है, भारत के विकास को रोकने के लिए लगातार षड्यंत्र हो रहा है, ऐसे में ये मुद्दे क्यों उठते हैं? मैं पहली बार बता रहा हूँ, संसद में अभी संसद काल से पहले, इससे पहले जितने भी मुद्दे उठे, ये पहला और एकमात्र मुद्दा ऐसा है जो वास्तव में जमीनी स्तर पे काम करने लायक था। छात्रों ने सही प्रोटेस्ट किया। इस छात्रों के प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए, बदनाम करने के लिए दिल्ली में लफंगों की भरमार है, छपरी टाइप के लोगों की भरमार है। वो क्या करने आते हैं? केवल मज़े करने आते हैं, केवल लड़कियों को छेड़ने के लिए, वहाँ पे मुफ्त का खाने के लिए, और किसी की पॉकेट मार लेना, किसी को सामान चोरी करने के लिए इसलिए आते हैं। नशे की लत उसका सबसे बड़ा कारण है।
स्मैकी बहुत है वहाँ पे। तो ये जो एलिमेंट आते हैं वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, उनको पुलिस से लड़ना झगड़ना, उनके लिए जेल जाना कोई माने नहीं। मालूम है कि जाऊँगा 15-20 दिन बाद मैं चला आऊँगा, ये स्थिति उनके पास बनी हुई है। कानून का ना कोई डर ही नहीं, कोई खौफ ही नहीं उनको। दिल्ली में ज़रूरत से ज़्यादा आज़ादी इस तरह के लोगों को दे रखी गई है। दूसरी चीज़ क्या है कि अभी प्रधान जी का इस्तीफा हो गया, इस इस्तीफे से क्या वास्तव में सूरत बदलेगी? देखिए, जब तक आप व्यवस्थाओं में परिवर्तन नहीं करेंगे और आप सही तरीके से काम नहीं करेंगे, जो भी सिस्टम में आएगा वो भ्रष्टाचार से घिरी जाएगा। क्योंकि आपने ऐसी सिस्टम में ऐसे लोगों को बैठा रखा है, ऐसी व्यवस्थाएं बना रखी हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा है। जब तक कोचिंग संचालकों को नियंत्रित नहीं किया जाएगा तब तक ये काम नहीं बनेगा। आप जब तक पूरी तरह से ये मान ना लें कि ये बहुत बड़ा आर्थिक भ्रष्टाचार है और हर साल इसके पीछे अरबों खरबों का एक व्यवसाय काम करता है। सरकार कैसे काम करती है? जब वो परीक्षा आयोजित करती है तो लोगों से फॉर्म भरवाती है, उसका पैसा लेती है। बिल्कुल। जब पैसा लेती है वो भी छोटा मोटा पैसा नहीं आता है। जब अखिल भारतीय स्तर की परीक्षाएं होती हैं उसमें हजारों हजार करोड़ रुपए की आमदनी सरकार को होती है। परीक्षा में खर्च कितना होता है? बहुत उसका मामूली खर्चा होता है, सरकार अपनी झोली भर लेती है। होता क्या है, फिर बच्चे एग्जाम देने के लिए आते हैं, वो अपने खर्चे पे आते हैं, रेलवे को आय होती है, बसों को आय होती है, प्राइवेट से आते हैं तो टोल टैक्स देते हैं, कहीं उनको बाहर जाना हो तो वहाँ रुकते हैं तो होटल में देते हैं, खाना पीना खाते हैं, उसका खर्चा उठाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा खर्चा उनके साथ बैठता है। उसके बाद भी अगर पेपर आउट हो जाता है तो पता लगता है किसके लिए कि सत्ता में बैठे हुए कुछ प्रभावशाली लोग और वो कोचिंग संचालक जिनको इस परीक्षा से अपने बच्चों को मेरिट में लाना है, उनको ये दिखाना है कि देखो हमारी कोचिंग से बड़े बच्चे इतने बड़े लाभान्वित हो गए। ये बड़ा कारोबार है, बड़ा गलत कारोबार है। तो नतीजा क्या होता है कि उसमें हजारों करोड़ की एक अलग क्या कहते हैं चलती है, रिश्वत घूसखोरी चलती है। बच्चों को मेरिट खरीदनी पड़ती है, लगती है कि दो कारण हैं। एक तो बच्चों को ये विश्वास हो चुका है कि हम कितना भी पढ़ लें जी, अगर हम सवर्ण बच्चे हैं तो हमको वो चीज़ नहीं मिलेगी। हम 600 में 600 अंक लाएंगे, लेकिन हमारी सीटें अगर 10 हैं और उसके बाद अगले जो 10 सीटों में काबिज होने वाले भले ही सवर्ण 600 अंक लाएं, लेकिन अगर वही ओबीसी और एससी उस मार्क्स से कम भी रह जाते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये भी उनको खरीदने के लिए प्रेरित करता है। क्यों? क्योंकि एक तो बिकाऊ सिस्टम है, भ्रष्टाचार में सब बिक रहा है, तो वो खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं उनको, क्योंकि उनको बनना है। लेकिन जब उनको अच्छा अंशुमान जी, जिस तरीके से विपक्ष कहता था कि लोकतंत्र खत्म हो चुका है, अब आज जो लोग सीजेपी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र के तहत इस्तीफा आ गया। देखिए, तो अब ये तो जवाब हो गया ना कि लोकतंत्र भारत में बिल्कुल सुरक्षित है। देखिए, लोकतंत्र सुरक्षित होता तो शायद एक आदमी भी आवाज़ उठाता तो इसका इस्तीफा हो गया होता इससे पहले, और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा हो गया होता। भारत में लोकतंत्र नहीं है, ये भी भीड़ तंत्र का हिस्सा है। जब भीड़ इकट्ठा हुई है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, 26-27 दिन लग गए। लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि एक भी आदमी अगर कहता है कि भ्रष्टाचार हुआ तो उसकी सुनी जाए, उसको समझा जाए, उसका परीक्षण हो, और अगर वास्तव में भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसमें दोषियों पे कार्रवाई हो। हर बार ये जरूरत क्यों पड़ती है इस लोकतंत्र में कि भीड़ को इकट्ठा होना पड़ता है? और आपने पहले भीड़ इकट्ठा करी किसान आंदोलन में तो कानून वापस हुए, आज भीड़ इकट्ठा हुई तो इस्तीफा हुआ। तो ये भीड़ तंत्र का काम हो रहा है, इसमें कोई भी लोकतंत्र नहीं। लोकतंत्र का ही मतलब ये होता है कि सारी व्यवस्था पारदर्शी हो, व्यवस्थाओं को समझने में। जैसे अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, उन्होंने अपनी अभी कल ही का मामला है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कह दिया कि जो हमारे यहाँ रिकॉर्डिंग होती है या चीज़ें होती हैं वो बाहर नहीं जाएंगी। क्यों नहीं जाएंगी भाई? आप कौन सा अपराध कर रहे हो जो दूसरों को नहीं देखना चाहिए? ऐसी कौन सी गोपनीयता है? तो आप समझ लीजिए कि ये अपनी कुछ गलतियों को छुपाने के लिए जनता के सामने सीधे ना जाए, अपनी छवि बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी भी जो इस्तीफा हुआ है ये स्वागत योग्य इस्तीफा है। बच्चों को भी मैं कह रहा हूँ जिम्मेदार बनना पड़ेगा। अब सड़कों पे उपद्रव करने के लिए नहीं आप पैदा हुए हैं, आपको जिम्मेदारी से समझना पड़ेगा कि देश कितने संकटों में है, किस प्रकार के संकट में बढ़ती हुई जनसंख्या, भ्रष्टाचार एक बड़ा मामला है, इसने पूरे देश को निगला हुआ है। इससे लड़ाई लड़नी है आपको सरकार से नहीं लड़नी है, व्यवस्थाओं से लड़ना है। व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग करिए, अपने अपने स्तर से संघर्ष करिए और अपना सारा दिमाग लगाइए कि पढ़ाई लिखाई करके आपको निकलना है। हमारे पास अवसर बहुत कम है, हमारे पास सीमित संसाधन है, उसमें आपको देश को आगे बढ़ाना है, उसकी चिंता भी करनी पड़ेगी आप। ठीक है शशलेन जी, पक्ष के साथ मुद्दे पे फाइनल कमेंट। देखिए स्नेहा जी, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर वाकई ये लोकतंत्र भारत में होता इनकी सरकार में, तो मैं अभी पत्रकार महोदय को सुन रहा था, मैं सहमत हूं इनसे
कि अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो अगर एक व्यक्ति भी आवाज उठाए तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरी बात, अभी एक व्यक्ति बेदी राम और विपुल दुबे जो इनके सहयोग से, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से विधायक बने, जब आपके सहयोग से विधानसभा की दहलीज लागे सचदेव जी रिकॉर्ड देख के बोला करो। सुभाषपा का आपका गठबंधन था, आपके सहयोग से विधानसभा की दहलीज लागे हैं। आज सुभाषपा किसके साथ है? जब वो विधायक का चुनाव लड़ रहे तो किसके साथ थी? किसके साथ है श्रीवास्तव जी? किसके गठबंधन से विधानसभा की दहलीज लागे हैं? पूरी बात करने दीजिए। नहीं, झूठ क्यों बोल रहे भाई? विपुल दुबे जी, आप आरोप प्रत्यारोप के क्रम में अपना गिरेबान झाँक लो। थोड़ा वॉल्यूम तेज किया जाए शशलेन जी की। सचलेन जी, मेरी बात शशलेन जी की आवाज बहुत आपका धीरे आ रही है, सुभाषपा थोड़ा का वॉल्यूम उस तेज समय किया जाए। गठबंधन था। उनको ओ प्रकाश राजभर कहते सारे अपराधियों को अखिलेश यादव ने मेरे यहाँ टिकट दिलवा दिया। मेरे तो प्रत्याशी कुल 2 ही 4 ठीक है, है, ठीक है। सब तो सफाई है इसमें। अभी जो पेपर लीक की बात चल रही थी, मैं पत्रकार महोदय के जो बात के सहमत हूँ। देखिए, जब कोई पेपर लीक होता है स्नेहा जी, तो जब किसान का बेटा कोई परीक्षा का जब फॉर्म निकलता है, जब वो परीक्षा फॉर्म भरता है, तो वो अकेला बच्चा परीक्षा नहीं देता है। उसका जो पिता किसान होता है, वो खेत में हल चलाकर, उसकी माँ घर में बैठकर मेहनत करके उस परीक्षा को दिलवाती है। लेकिन जब पता चलता है कि वो पेपर लीक हो गया, तो मजदूर किसान पे क्या बीतती है? वो क्या सोचता है कि हम जिस गेहूं धान बेच के जब 1000 का हमने फॉर्म भराया है, वो पेपर लीक हो गया है। तो भारतीय जनता पार्टी को ये समझना होगा कि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। इनकी सरकार में सबसे ज्यादा पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन ये कहते हैं भाई पिछली सरकारों में क्यों नहीं होते थे? अगर पिछली सरकार में कोई घटना हुई तो कहते इस सरकार में घटना हुई, पिछली सरकार में क्यों होती? अरे भाई, सरकार ने आपको, इस जनता ने आपको चुना है। आप पिछले 9 से 10 वर्षों से प्रदेश में हैं, केंद्र में 2014 से हैं। अब पिछले सरकारों का आगे भी रहेंगे। करना छोड़िए श्रीवास्तव जी। ठीक है। आप बताइए रिजल्ट, आपकी सरकार में पेपर लीक क्यों हो रहा है? शर्म नहीं आती आपको? आप विधवा विलाप करते अच्छा, हैं। एक पिछली सरकारों चलते का चलते एक आखिरी क्या सवाल है जनता ने आपसे आपको शशलेन जी, जब आप लोग सत्ता में आएंगे तो क्या ये मान लिया जाए कि पेपर लीक कभी, ये शब्द ही इस्तेमाल नहीं होगा, बस हाँ या ना में जवाब दीजिए। और अगर देखिए, हुआ तो स्नेहा जी, आपके यहाँ हर कोई इस्तीफा देगा तुरंत? इनके शासन पेपर लीक नहीं होगा, काफी पर्चा एजेंसी में भर दिया जाएगा, सीधे रिजल्ट आएगा, पैसा मुख्यमंत्री आवास पहुंचेगा। कहाँ बात कर रही हैं? प्रदर्शन नहीं होगा कि हमारे जो छात्र नौजवान सीधे पर्ची जाएगी अनिल यादव के पास। मुद्दे पे फाइनल कमेंट। हमारी बेटियों के कपड़े फाड़े ठीक है, गए। विवेक जी, भारतीय जल्दी से जनता मुद्दे पे पार्टी फाइनल ज्यादा कमेंट। लोकप्रिय है, देखिए, वो जिस जब विषय समाजवादी पे पार्टी श्रेया जी नहीं हम आप करेगी। चर्चा कर रहे हैं, जी, ओके भैया, बच्चों को आगे करके उनकी जिद करा के यही चली रहा सुबह से। ओके भैया, सरकार को घेरने में ये लोग कोशिश किए। जी, आदमी अपने बच्चों से ही हारता है। हम बच्चों का उत्पीड़न नहीं चाहते। धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्वयं आगे आकर के बड़ा बल दिखाते इस्तीफा दिया है। इस्तीफा उनका हो गया। विषय यह है कि विपक्ष के पास अगर कोई रचनात्मक विपक्ष के रूप में कोई सुझाव होता तो बेहतर था कि वो अपना सुधारों के लिए सुझाव देते। क्योंकि विपक्ष इतने दिन सत्ता में रहा, ना उसमें कभी कोई सुधार किया, ना कोई सुधार के लिए कोई सुझाव विपक्ष के पास है। जी, विपक्ष का तर्कस खाली है। सिर्फ बच्चों के पीछे रह करके सरकार को घेरने की इन्होंने कोशिश की। ठीक है, अच्छी बात है, बच्चे हमारे हैं, बच्चों की जिद थी, मंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। जी, कानून कड़े से कड़ा बनाया जा रहा है। आपके मंच के माध्यम से मैं ये भी अपेक्षा करूंगा कि जो विपक्ष के महंगे महंगे वकील हैं, जी, कल इस तरह से आतंकवादियों के लिए खड़े हो जाते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों को छुड़ाने के लिए ना आए तो बेहतर होगा। बिल्कुल, क्योंकि सरकार तो कानून कड़ा से कड़ा बनाती, लेकिन उनको छुड़ाने के लिए यही महंगे महंगे वकील हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जब मोर्चा ले लेते कानून की किताबों के पन्ने लगा लगा करके, तो दिक्कतें आती उनको सज़ा देने में। ठीक है, और हम तो चाहते हैं कि जो भी पेपर लीक के आरोपी उनको कड़ी से कड़ी सज़ा हो, आगे व्यवस्था फुल प्रूफ हो। सरकार गंभीर है, 50 से ज़्यादा शिक्षा अधिकारियों के ट्रांसफ़र हो चुके हैं। जी, मंत्री जी का इस्तीफा हो गया। आपके मंच के माध्यम से हमारी सबसे छात्रों से अपेक्षा है, बेटा अपने अपने घर जाए, आप पढ़े लिखें। सरकार आपके मुद्दे को लेकर बहुत संवेदनशील है, बहुत कड़ी कार्रवाई कर रही है। ठीक है। सुनील जी, मुद्दे पे फाइनल कमेंट। स्नेहा जी, चलिए देर आए दुरुस्त है, जी, लेकिन अब सवाल मैं एक
सरकार से वो कर रहा हूँ कि दोबारा ऐसी नीट सहित अन्य परीक्षाओं में पेपर लीक आउट न हो। इसके लिए आप भी तत्पर रहिए और सख्त से सख्त कानून इस सत्र के बाद अगले सत्र में दिखाई पड़े जनता को कि ये कानून पारित हुआ है और वो वास्तव में जमीनी स्तर पर भी दिखाई पड़े। लोकसभा और विधानसभा में पारित होने के बाद अगर वास्तव क्रियान्वयन उसका नहीं हो रहा है जी, तो इससे शिक्षा माफियाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे लग रहा है जिस तरह से इन युवा बच्चों ने जगा दिया है सरकार की कुंभकर्णी नींद को, अब ऐसी घटना नहीं होगी। लेकिन स्नेहा जी, चोरों की मंडी बहुत बड़ी है, उस पर नियंत्रण करना सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है अंशुमान जी, जल्दी से मुद्दे पे फाइनल कमेंट। देखिए स्नेहा जी, मैं दो बातें रखना चाहता हूँ जी, कि भारत जो है वो शैक्षणिक आतंकवाद को झेल रहा है। उसमें कोचिंग संचालक भी शामिल हैं, उसमें वो लोग भी शामिल हैं जो सत्ता से जुड़े हुए सीधे मंत्री हैं, नौकरशाह हैं या विपक्ष में बैठे बड़े प्रभावशाली नेता हैं जिनके स्कूल कॉलेजेस चल रहे हैं। वो मेरिट खरीदते हैं, ये सच्चाई है, पैसा देकर के मेरिट खरीदते हैं। दूसरी सबसे बड़ी साथ में एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें सबकी भूमिका को, जिम्मेदारी को सुनिश्चित किया जाए। लोगों को जिम्मेदारी ओढ़नी पड़ेगी। अब देखिए बेदी राम है, उनके ऊपर 18 साल से कोर्ट में ट्रायल चल रहा है और अभी तक लटका ही हुआ है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। न्यायपालिका ये देखती नहीं है क्या? उसके बाद विपुल दुबे जो थे वो भी पेपर लीक में पकड़े गए थे, आज तक ट्रायल शुरू ही नहीं हो पाया, लटका ही हुआ है। तो जब न्यायपालिका अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा रही है, सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा रही है, तो आम नागरिक किसके पास जाएगा? पेपर खरीदना मजबूरी बन गई है लोगों की, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा लड़के का सिलेक्शन मेरिट के आधार पे, हम कितना भी नंबर ले नहीं होगा तो वो भी बेचारे पेपर खरीदने पे बाध्य हैं। आपको पूरी व्यवस्था बदलनी पड़ेगी और इस पर कड़ाई से बदलनी पड़ेगी। और जब भी आप परीक्षा कराने पे, आयोजित करने में लगेंगे, तो आपको जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी कि अगर किसी की गड़बड़ी होती है उसमें, तो सबसे पहले ऊपर वाला नपेगा। जब ऊपर सख्त होगा तो नीचे की चीजें अपने आप सख्त होती चली जाएंगी। इसी से परिणाम संभव है, अन्यथा फिर ये पेपर लीक आसानी से रुकने वाला नहीं है। ठीक है, फिलहाल हमारी चर्चा में बस इतना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा से एक चीज तो पूरी तरह साफ है कि जब देश का युवा ठान ले तो सत्ता के गलियारों में हलचल होना तय है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ एक शुरुआत मानी जा रही, लेकिन असली सवाल अब भी वही खड़ा है, क्या सिर्फ चेहरा बदलने से पूरी व्यवस्था बदल जाएगी? जब तक पेपर लीक माफिया के इस पूरे तंत्र को जड़ से उखाड़ कर नहीं फेंका जाएगा और एक पारदर्शी परीक्षा प्रणाली लागू नहीं होगी, तब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। हालांकि एक बात और कहूंगी चलते चलते, विजय गुंजन जी की वो लाइनें कि जिनके हाथों में मशाल इनकलाब की है, समझ नहीं है उनको किसी भी किताब की। आभासी दुनिया में जो तलाश रहे धूप, क्या उम्मीद करूं मैं इन अंधेरों से आफताब की? स्थिति गंभीर है और हर किसी को मुस्तैद रहने की जरूरत है। फिलहाल ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा देखने के लिए बने रहे इंडिया वॉच के साथ।